गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम लोग क्लास 10th में साइंस में हम पढ़ रहे थे। लेसन नंबर हमारा 10 पढ़ रहे थे। कौन सा पढ़ रहे थे? लेसन नंबर 10 पढ़ रहे थे। इसमें से हमारा टॉपिक चल रहा था कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। ठीक है, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। तो हमने डायग्राम बना लिया था। डायग्राम कुछ ऐसा था हमारा। कांच की एक स्लैब बनाई थी, ठीक है। उसमें से एक प्रकाश किरण आती है जो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और विचलित होकर वापस कांच के सघन माध्यम में आती है। वायु के विरल माध्यम से किस में आती है? कांच के सघन माध्यम में आ जाती है और विचलित होकर वापस वायु में चली जाती है। कांच में से आती है और उसका क्या हो जाती है, चाल क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है और फिर दूसरे माध्यम में चली जाती है। इस प्रकार का कुछ हमने डायग्राम बनाया था। तो हम इसके आगे रचना लिखेंगे, ठीक है। तो लिखो मेरे साथ साथ, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ आप लोग लिखते जाएंगे। ओके बच्चों, ठीक है। प्रकाश किरण ने अपनी दिशा बिंदुओं O तथा O डैश पर, O डैश ऐसे लिखोगे, ठीक है ना, O डैश पर परिवर्तित की। जो प्रकाश किरण है, अब मेरी बात सुनो, जो प्रकाश किरण है उसने अपनी दिशा परिवर्तित कहाँ पर की? O तथा O डैश बिंदु पर परिवर्तित की। तो वो लिखेंगे, लिख लिया हमने अभी तक लिखा है कि प्रकाश किरण ने अपनी दिशा बिंदुओं O तथा O डैश पर परिवर्तित की। दोनों बिंदुओं O तथा O डैश, O डैश दोनों पारदर्शी माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित है। पारदर्शी माध्यम को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित है। ये देखो, ये पृष्ठ, ये पृथक करने वाला पृष्ठ है, इनके ऊपर उपस्थित है। A तथा B के बिंदु O पर, ये हो गया ना, ये हमने नाम दिया था इसको A B C D, तो हो गया A तथा B के बिंदु O पर एक अभिलंब n डैश खींचिए। एक अभिलंब n और n डैश, ये अभिलंब है, क्या नाम है इसका? n, और इसका क्या नाम है? n डैश। तो एक अभिलंब n तथा n डैश खींचिए तथा दूसरा अभिलंब ये दूसरा अभिलंब हमने खींचा वो कहाँ पर? m डैश कॉमा CD के बिंदु, ये देखो CD के बिंदु O डैश पर खींचिए। तो हमने कहाँ पे खींचा था? M तथा M डैश को कहाँ खींचा था? अभिलंब को कहाँ खींचा था? CD के बिंदु O डैश पर। तो हम लिखेंगे O डैश पर खींचिए। बिंदु O पर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अर्थात वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। तो देखो क्या है, ये प्रकाश किरण तो वायु से कांच में तो प्रवेश कर रही है, तो हमने यही लिखा है अभी, ठीक है ना, वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। जो ये प्रकाश किरण यहाँ से आई, यहाँ से अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? थोड़ी सी यूं झुक जाती है। ये क्या, थोड़ी सी यहाँ पे यूं झुक जाती है, ये समझ लो। यहाँ पे ये थोड़ी सी अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो हम लिखेंगे प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। लिख लिया सबने? इसके आगे लिखेंगे O डैश पर प्रकाश किरण ने कांच से
O डैश पर प्रकाश किरण ने कांच से वायु में, अर्थात O डैश पर जो प्रकाश किरण है ना, ये क्या है, कांच से कहाँ पे आ रही है? अब बताओ, यहाँ पे ये क्या है, कांच है, और यहाँ पर क्या है, वायु। तो ये कांच से वायु में आ रही है, तो हम लिखेंगे O डैश पर प्रकाश किरण ने कांच से वायु में अर्थात सघन से विरल माध्यम में प्रवेश किया है। किया है नहीं किया भाई, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश किया है। प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। जो ये प्रकाश किरण है, अभी तक तो जब O पर थी तब तो क्या थी, अभिलंब की ओर झुक गई थी। अब जब ये सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से क्या जा रही है, दूर जा रही है। इस कंडीशन में तो हम लिखेंगे प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों अपवर्तक सतहों AB तथा दोनों अपवर्तक सतहों AB तथा CD पर आपतन कोण AD तथा CD पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के मानों की तुलना करेंगे। दोनों अपवर्तक सतहों AB तथा CD, ठीक है ना, पर आपतन कोण क्या होता है, I होता है ना। तो हमने क्या लिखा था, I1 लिखा था ना यहाँ पे, I1। और परावर्तन कोण क्या होता है, R होता है, इसको हमने R1 लिखा था। यहाँ पे क्या लिखा था, I2, यहाँ पे R2, ये लिखा था हमने। तो हम इसके आगे लिख रहे हैं, यही लिख रहे हैं कि दोनों अपवर्तक सतहों AB तथा CD पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के मानों की तुलना करेंगे। ठीक है, तो अब हमने ये सब इतना पूरा हमने लिख लिया कि भाई अब हम इसके और इसके जो आपतन तथा अपवर्तन कोण है ना, इसके मानों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो इसके आगे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। अब लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम में, अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से, अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। परिवर्तन के कारण होता है। अब हमने यहाँ पे ये बताया कि जो अपवर्तन है वो क्यों हुआ, प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर उसकी चाल में परिवर्तन के कारण अपवर्तन होता है। ठीक है ना, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है, लिख लिया यहाँ तक। अब इसके आगे लिखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियमों पर, प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर होता है। प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर होता है, निश्चित नियमों के आधार पर होता है। इसके आगे लिखो, परावर्तन के नियम निम्नलिखित। इसके आगे लिखो परावर्तन, परावर्तन लिखना, अपवर्तन मत लिखना, लिखना है परावर्तन। तो लिखोगे परावर्तन के नियम निम्नलिखित हैं। एक नंबर पॉइंट डाल के लिखो, एक नंबर पॉइंट डाल के लिखो, फिर 2 नंबर लिखना, ठीक है ना। पहले 1 नंबर पॉइंट डाल के लिखो, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित, अपवर्तित यूं लिखोगे, अपवर्तित, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले, ये वाला जो पृथक है ना, पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, लिख लिया। अब 2 नंबर पॉइंट डाल के लिखो, प्रकाश के किसी निश्चित रंग, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा
निश्चित माध्यमों के प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म ऐसे लिखोगे, ठीक है ना, युग्म के लिए आपतन कोण की जया क्या होती है, जो जया आपतन कोण की जया यू, और उसके ब्रैकेट में लिखोगे साइन, ठीक है ना, क्या लिखोगे, साइन, उसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे, साइन, तथा अपवर्तन कोण की जया उसके ब्रैकेट में लिखो साइन का अनुपात स्थिर होता है इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। जो ये नियम बताया ना, इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। बात समझ आ गई सबको कि जो ये अभी मैंने बताया ना स्नेल का अपवर्तन नियम, इसको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि तुम्हारे पास 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि है ना स्नेल के नियम को परिभाषित कीजिए। तो स्नेल का नियम क्या होता है, क्या है ना, प्रकाश के किसी, तो स्नेल के अपवर्तन का नियम भी आ सकता है तुम्हारे पास, ठीक है ना, तो इसको याद कर लेना। क्या है स्नेल का अपवर्तन नियम, प्रकाश के किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया, आपतन मतलब जो ये कोण आपतित हो रहा है, इसके जो कोण की जया मतलब जो इसका जो साइन है आई, वो किसके अपवर्तन कोण के जया मतलब साइन के अनुपात का कोण क्या होता है, स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर होता है। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि भाई साइन आई अपॉन में साइन आर, क्या बोलना चाह रहा है, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक, मतलब दोनों स्थिर होते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, स्थिरांक। क्या बोलेंगे, स्थिरांक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, साइन आई अपॉन साइन आर। नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक, ठीक है। लिख लिया सबने। तो अब अगली हेडिंग आप लोग लिखोगे अपवर्तनांक। क्या लिखोगे, अपवर्तनांक। अगली हेडिंग क्या लिखोगे आप, अपवर्तनांक, ठीक है ना। ये मैंने लिखा है आपको यहाँ पे, क्या अगली हेडिंग, अपवर्तनांक। क्या है, अपवर्तनांक। तो इसमें लिखेंगे हम लोग सॉरी एक बार को, लिखो इस स्थिरांक, जो ये हमने स्थिरांक लिखा है ना, इसको बोल रहे, ठीक है ना। इस स्थिरांक के मान को, इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। वापस मैं बोल रही हूँ, ये अपवर्तनांक की डेफिनेशन बोल, इस स्थिरांक जो हमने ये वाला स्थिरांक लिखा है ना, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक, तो इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो तुम लिखोगे इसको पहले इरेज कर देते हैं। अपवर्तनांक की परिभाषा तो लिख ली थी ना। तो
तो तुम लिखोगे अपवर्तनांक को किससे व्यक्त करते हैं, n से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग पहले लिखोगे तुम लोग n21, नीचे लिखना है, क्या लिखना है 21, ठीक है ना। पहले नीचे क्या लिखोगे 21, तो 21 लिखो। माध्यम एक में प्रकाश की चाल, पहले क्या लिखोगे माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा माध्यम दो में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो हम क्या करें, प्रकाश की चाल को किससे बोलेंगे v से, तो v1/v2, ठीक है। तो हमने अपवर्तनांक की परिभाषा क्या दी थी, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का ये क्या होता है अपवर्तनांक होता है। तो दूसरा माध्यम ये रहा, नीचे वाला क्या होता है दूसरा माध्यम, ये पहला माध्यम, ठीक है ना, उसके सापेक्ष। तो ये क्या हो जाएगा n21 = माध्यम एक में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम दो में प्रकाश की चाल v1/v2, ठीक है। अब तुम लिखोगे अगला, अच्छा इसको लिखने से पहले कुछ इसके बारे में लिख लो। लिखो प्रकाश की चाल माध्यम एक में v1, प्रकाश की चाल माध्यम एक में v1 तथा माध्यम दो में v2 है। माध्यम एक में v1 तथा माध्यम दो में v2 है। माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। इसमें लिखा है कि भाई माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है, माध्यम जो दो का माध्यम एक के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो हम माध्यम एक में प्रकाश की चाल तथा माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त करते हैं। इसे प्राय n, ये नीचे लिख दो, n21 से निरूपित करते हैं। इसे प्राय n21 से निरूपित करते हैं, ठीक है। और ये हमने लिखा ही दिया था पहले। अब लिखो आगे, इसी आधार पर माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 से निरूपित करते हैं। माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 12 से निरूपित या व्यक्त करते हैं। लिख लिया ये। अब इसके बारे में लिखेंगे, इसमें क्या होता है, अब बताओ ऊपर क्या है, इसमें क्या था कि जो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक था, तो हमने लिखाया था माध्यम एक में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम दो में प्रकाश की चाल। अब क्या है, क्या ना जो अपवर्तनांक है वो किसके सापेक्ष है, एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक है। तो हम लोग लिखेंगे माध्यम, उल्टा हो जाएगा इसमें, फिर माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल बटा माध्यम एक में प्रकाश की चाल। इसको क्या लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे v2/v1, ठीक है। माध्यम दो में प्रकाश की चाल है और इसमें क्या है माध्यम एक, इसमें जस्ट उल्टा है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर माध्यम दो का देके अगर एक का पूछे तो मतलब ऊपर क्या आएगी, एक की प्रकाश की चाल और नीचे क्या आएगी, दो की प्रकाश की चाल। अगर एक का देके दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछे तो ऊपर की तरफ क्या आएगी, माध्यम दो की प्रकाश की चाल और बट्टा में क्या आएगी, माध्यम एक की प्रकाश की चाल। बस ध्यान रखना, तो उल्टा होता है, ठीक है। अब जो आगे इसके बारे में लिखो,
लिखो, यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है, यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है, तब माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा। यदि माध्यम एक निर्वात या वायु है, तब माध्यम दो का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यह केवल N2 से निरूपित करते हैं। यह केवल N2 से, निरपेक्ष अपवर्तनांक को किससे निरूपित करते हैं? N2 से। किससे? N2 से निरूपित करते हैं। तो तुम्हारे पास निरपेक्ष अपवर्तनांक की भी परिभाषा आ गई कि अगर भाई माध्यम एक वायु है तो माध्यम दो क्या हो जाएगा फिर? निर्वात। तो इस प्रकार का जो होगा ना अपवर्तनांक, उसको क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको किससे व्यक्त करेंगे? N2 से। अब आगे लिखेंगे हम, यदि वायु में प्रकाश की चाल c है, यदि वायु में प्रकाश की चाल c है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तब माध्यम का अपवर्तनांक nm होगा। तब माध्यम का अपवर्तनांक nm होगा। तब माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? nm। इसने क्या बोला? यदि वायु में प्रकाश की चाल क्या है? c है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? v है। तब जो माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा उसको किससे लिखेंगे? nm। ठीक है। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे तो पहले लिखेंगे हम वायु में प्रकाश की चाल। किसमें? वायु में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल तो वायु में तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? c इसने बोला था, और माध्यम में क्या हो जाएगी? v। तो तुम लोग ये लिख लोगे। ठीक है, लिख लो फटाफट इसको। ठीक है, और अब अगले लाइन से लिखो, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है ना, वो केवल क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। या तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलो या खाली अपवर्तनांक बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम लिखेंगे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक केवल अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, लिख लिया सबने? अब तुम इसमें लिखो प्रकाश की चाल कितनी होती है। लिखो, प्रकाश की चाल बराबर, प्रकाश की चाल का मान बता रही हूँ कितनी है। प्रकाश की चाल c × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है प्रकाश की चाल है ये। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो। लिख लिया? अब तुम क्या करोगे? ठीक है, तो इसमें से मैं तुम्हें कुछ एक बता रही हूँ, ठीक है ना, तो वो तुम याद कर लोगे। अब देखो, जैसे ये सारणी है, कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये देखो है ना। अब इसमें ये सारणी है ना, ये पूरी देखिए, जिसमें ये देखो मैं टिक लगा देती हूँ, वो तुम्हें कॉपी में कर लेना, उतार लेना। ठीक है ना, तो एक तो ये वायु का उतार लोगे, ठीक है, और ये बर्फ का उतार लोगे, जल का उतार लोगे, ठीक है, और क्राउन कांच का उतार लेना, बेंजीन का उतार लेना, अल्कोहल का, ये सारे उतार लेना, ये वाली लाइन पूरी उतार लेना। ठीक है ना, और एक हीरे का अपवर्तनांक उतार लेना। किसका? हीरे का। ठीक है ना, ये देखो मैंने जो टिक लगाया ना, उन सारों के क्या कर लेना? अपवर्तनांक उतार लेना, और याद होने चाहिए। ठीक है ना बच्चों, आप सब लोगों को याद होने चाहिए। जैसे मेन इंपॉर्टेंट किसका आता है? जल का। जल तो हम नॉर्मल यूज में रहते हैं, तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। कितना होता है? 1.33। ठीक है, इसका याद करना। बर्फ का भी 1.31। ठीक है, 1.31। ठीक है बच्चों।
बस इतना ही। अगली क्लास में अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। इसको कॉपी में आप उतार लेना।